परमाद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् भूरिरूपे महारावे सर्वशत्रुभयङ्करी भक्तेभ्यो वरदे देवी त्राहि मां शरणागतं बुद्धिं देहि यशोदेहि कलितं देहि मे मूलत्वं च हरे देवी त्राहि मां शरणागतं त्राहि मां शरणागतं त्राहि मां शरणागतं त्राहि मां शरणागतं. People present here. First of all, congratulations to Manju aunty. Sorry. Manju Nani. My name is Sia Patel and I will be reciting Shiv Tana Stotra. Om Shri Ganeshaya. जटातवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड् निनादवड्डमलयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमा प्रमन्निलिम्ब निर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर सुरद्दिगन्ध सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी विरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मृतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्त सिन्दूर स्फुरत्वगुत्तरीये मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी सहस्रलोचना प्रभृत्विशेषलेख शेखर प्रसूल धूलि धोरणी विदूसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया निबन्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जाय कामचकोर बन्धु शेखर ओम नमः शिवाय. तालियों से स्वागत करते हैं. मेरे नाम के पुंज हैं आप, कुसुम बन के पुंज हैं आप, जिसके तेज से आलोकित है जग, वो प्रकाश का पुंज है आप. मातृभारती.com कुछ याद आया दोस्तों? जी हाँ, हमारा सौभाग्य देखिए, आज मातृभारती.com के सह संस्थापक और CEO हमारे साथ खड़े हैं. आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, 23 सालों से IT इंडस्ट्री को आपने संभाला हुआ है. आप आए और मुझे पदक के विमोचन के अवसर पर स्वागत करते हैं. आप बिहार में जन्मे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU और JNU से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है. आप हिंदी और भोजपुरी काव्य जगत के चमकते सितारे हैं. साहित्य अकादमी से अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं. आपके निर्देशन में कितने लोगों ने PhD और MPhil की है और आपको मिला है हिंदी अकादमी का नवोदित लेखक सम्मान. डॉक्टर अनिल मरेया जी, आपकी नेकियों का कहां तक बखान करें. वो शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयान करें. आप तो अपने आप में शहंशाह हैं. अत्यंत हर्ष की बात है
गुजरात की 35 लेखिकाओं के हिंदी भाषा में लिखित हाइकू पर गुर्जरी पंथों का साहित्य जगत में प्रवेश होने जा रहा है। करीब 1.5 साल पूर्व सुविख्यात लेखिका, हिंदी और राजस्थानी भाषा की कवयित्री, अनुवादिका, हाइकूकार एवं वरिष्ठ शिक्षाविद तथा हम सबकी चहेती आदरणीय मंजू महिमा जी ने गुजरात की महिला साहित्यकारों के समंदर में गोते लगाकर अथाह परिश्रम कर चुन चुन कर 35 रत्नों को इकट्ठा किया है और बड़े नाजों की डोरी में इन्हें पिपर पर अनमोल आभूषण का स्वरूप दिया है। और इस आभूषण का नाम है गुर्जरी पल्लव, जिसकी आज मुंह दिखाई है। अनेक तारीखों से बधाइयां दी जाए आदरणीय मंजू जी। जिसमें कितने 35 रत्नाकारों की यहाँ पर आप सब लोगों को अभिनंदन देता हूँ और भविष्य इस प्रकार के और कार्य होते रहे, इसके लिए मंगल कामना। हमारे साथ में अनेक प्रौढ़ साहित्यकार उपस्थित हैं, इसका भी हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। आइए सभी लोग। इनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारी वरिष्ठ दीदी आदरणीय मालती दुबे जी आज हमारे बीच में हैं और तथा सुधा श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच पधारी, लेकिन जल्दी चली गई। अस्मिता बहुभाषी संस्था के संस्थापक नीलम कौशल जी अपनी सभी सदस्यों के साथ में उपस्थित हैं। इन सब का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ ही मुझे विशेष स्नेह करने वाले आप सब जो यहाँ अपना अमूल्य समय देने बना रहे हैं, उनका भी मेरे दिल से स्वागत है। अंजना संजय मुझे नजर आ रही है जो अपने व्यस्त समय से समय निकाल कर आई है, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। अंत में जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बिना किसी रिश्ते के हम उनसे अनायास ही ऐसे बंध गए हैं और हम उनसे ये हॉल अपने साहित्यिक कार्यों के लिए अधिकार पूर्वक ले लेते हैं, ऐसे बंधु श्री रविंद्र जी को भी मेरा कोटि कोटि सलाम है। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं भावों की उफंती तरंगों को रोक अपने वाणी को विराम देती हूँ। गुजरात के सम्मान में ये हाइकू समर्पित है। गुर्जरी धरा सोशी जी का अनकंडीशनल सहयोग मुझ नाज़िश के लिए वरदान है। ये कभी भी मेरी नहीं हो सकती और न ही होना चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने, सुंदर सजावट और संचालन का भार महिला कार्य मंच की सदस्य बहनों ने मेरे कुछ कहे भी नहीं अपने हाथों में ले लिया और उनको मेरा अल्लाह प्यार आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। हम अभिनंदन उनके प्रति हम आप सभी के प्रति बहुत आभारी हैं। आदरणीय अरविंद भाई, श्रद्धेय शर्मा साहब, आदरणीय स्नेही प्रमोद जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर केवल अनुग्रह तो किया ही, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए हैं। आदरणीय रमेश चंद्र जी अस्वस्थता के बावजूद भी हिम्मत कर यहाँ पधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज सुबह ही उनका फोन आया कि वो नहीं ठीक है, अस्वस्थ है, इसलिए वो नहीं आ सकेंगे। उनकी समीक्षा हम पढ़वा देंगे अभी। आदरणीय धीरज वनकर जी ने भी अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए हैं और उन्होंने अपनी समीक्षा भेजकर हमें कृतार्थ किया है।
अहमदाबाद के बाहर से जो भी हमारी हाईको कर रहे हैं, पद्मा मोटवानी जी गांधीधाम से, सुषमा अय्यर जी, सुमलता शर्मा नीरजा, सूरत से मालिनी पाठक, लता सुमन, सरला सुतारिया, आप सबका बोले एक बार हृदय से आभार और धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्द, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। आसान नहीं था लेकिन आपने कर ही दिया। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारी प्यारी पुस्तक गुजरी पल्लव की समीक्षा का उत्तरदायित्व संभाला है हमारे आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी ने। कृपया मंच पर आएं और पुस्तक के लिए 2 शब्द कहें। आप हिंदी और भोजपुरी काव्य जगत की सेवा कर रहे हैं। काव्य संग्रह, कविताएं, आलेख, कहानियां निरंतर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आप आज भी लेखन कार्य में पूरी ऊर्जा के साथ संलग्न हैं। जोरदार स्वागत कीजिए डॉक्टर। आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर घनानंद शर्मा जी, श्री कुमार शर्मा जी, इस सुंदर और सार्थक ग्रंथ की संपादिका मंजू महिमा जी, डॉक्टर पुष्पलता शर्मा जी, सामने बैठे बहुत सारे सुपरिचित चेहरे नजर आ रहे हैं, नीलापुर से श्री अमीना संधीर जी, और मैं आप सब में सभी मातृ स्वरूपा मुझे नजर आ रही हैं, और यह बहुत सुखद पल है मेरे लिए। साथ में मेरी जीवन साथी सुनीता भी आई थी, और मैंने यही कहा कि पूरे गुजरात के एक ऐसे परिवार से मैं मिलने जा रहा हूँ जिनके सोचने, अनुभूत करने की क्षमता से हिंदी की दुनिया लगभग अपरिचित रही है। और ये जो किताब आई है गुजरी पल्लव, यह किताब इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक वैसे भी स्त्रियों का जीवन 90% तो भीतर की तरफ ही रहता है, बाहर की दुनिया से उसके सामना कम ही हो पाता है। और उसमें भी अगर लेखन का मामला हो तो सबसे अंत में अपना लेखन आता है। पहले पति का लेखन हो जाए, बेटे का लेखन हो जाए, उसका स्कूल हो जाए, बाकी सारी जिम्मेदारियां, बड़ा अच्छा खाना बना ले, किचन संभाल ले, उसके बाद अंतिम समय में थोड़ा बहुत कुछ बचे तो अपनी भावनाओं को भी अभिव्यक्त करें। इसके बावजूद इस गुजरात में 35 इतनी सुंदर कवित्रियां इतना शानदार रच रही हैं। इससे जुड़ना और इस अनुभव से गुजरना मेरे लिए सच में बहुत ही सुखद रहा। और मुझे मालूम है आप लोग बहुत दूर से आई हैं, बहुत जल्दी जाना भी है, ग्रुप फोटोग्राफी होना है। ज्ञान में भी छोटा हूँ। जिन लोगों ने इतने सुंदर हाइकू लिखे हैं उनके अधिकार भाव और उनकी चीजों से मैं परिचित हूँ। माइक चालू है तो बता दीजिए, तब मुझे आवाज थोड़े आराम से हो गया। हेलो हेलो, अभी ठीक। तो थोड़ा कम आज से 1-2 हफ्ते पहले जब मेरे विश्वविद्यालय के चैम्बर में डॉक्टर पुष्पलता शर्मा जी और मंजू महिमा जी और स्वाति जी पहुंची, तो मैंने अपने 1-2 परिचितों को कहा कि मेरे कमरे में शरीर से और मस्तिष्क से बहुत ही सुंदर स्त्रियां आई हुई हैं जिससे मेरा कमरा जगमगा रहा। और इनको देखकर मुझे माँ की याद भी आ रही है, क्योंकि मैं घर से बहुत दूर हूँ। जब मुझे इनकी किताब मिली और ये हुआ कि किताब पर बात की जाए, तो मैं ये सोचने लगा कि हाइकू शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं, और जो हिंदी के साहित्यकार या विद्यार्थी, और हम लोगों का एक काम ये भी होता है जहाँ मैं विश्वविद्यालय में हूँ कि शोध कार्य कराने होते हैं। मेरे साथ भी करीब 10-11 विद्यार्थियों ने PhD और 13-14 लोगों ने MPhil की डिग्री ली। तो बोले कि हाइकू तो बहुत कठिन विधा है। मैंने कहा हाँ, सच में कठिन विधा है, क्योंकि कम शब्दों में अपने आप को पूरी तरह व्यक्त करना हमेशा मुश्किल होता है।
दूसरी तरफ ये कि हाइक्यू का संबंध जापान से जुड़ता है, दर्शन से जुड़ता है और अध्यात्म से भी जुड़ता है। हम लोग अक्सर कुछ शब्दों को आपस में कंफ्यूज होते हैं कि आत्म, अध्यात्म, दर्शन, इन सबको हम लोग धर्म से केवल जोड़ते हैं। ठीक है, आपस में संबंध है, लेकिन अपने आत्म को पहचान लेना केवल धार्मिक होना नहीं है। और जो जैन परंपरा रही है जापान की, अक्सर लगता है कि ये जो हाइकू है और जैन परंपरा है ये सिर्फ जापान से जुड़ती है। इसका जो मूल है, इसकी जो जड़ें हैं वो भारत में ही रची बसी है, क्योंकि जैन शब्द ध्यान से बना है, ध्यान से ध्यान बना, ध्यान से जैन बना और जैन से जैन बना। ध्या का झ और ज होना हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। अगर जो लोग भाषा विज्ञान जानते हैं, ये जो झा शब्द है वो उपाध्याय से निकला है। उपाध्याय का ध्या जो है झा बन जाता है। तो ये जो जैन परंपरा है ये बहुत ही समृद्ध परंपरा, और इसके पीछे जो सोच रही है कि प्रकृति और हमारे भीतर की प्रकृति के बीच कैसे सामंजस्य बिठाया जाते हैं। कई बार बाहर की दुनिया हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाती है, तो हमारे भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया में भी एक तुलना। साथियों, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, और जब मैं पहुंचा था 99 में, तो वहां पर एक सज्जन हुआ करते थे, सत्यभूषण वर्मा, डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा, वहीं जापानी विभाग के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, और भारत में हाइकू लाने का श्रेय उनको दिया जाता है। उन्होंने जबरदस्त काम किया और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जापानी भाषा से सीधे हिंदी में हाइकू को अनुवाद किया था। उसके पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर जी या अकेई जी ने जो हाइकू को भारत लाए थे, वो अंग्रेजी के माध्यम से लाए थे। पहले जापानी से अंग्रेजी भाषा में गया और फिर अंग्रेजी से हिंदी में आया। तो हम लोगों का जो बहुत बड़ा पुस्तकालय था जैनों का, उसकी 5वीं मंजिल पर बहुत किताबें रहती थी, और जब हम अपनी हिंदी की किताबों से थोड़े बोर हो जाते थे तो ऐसी कुछ किताबें ढूंढते थे, और पता नहीं कहां से मुझे बाशो की हाइकू की कविताएं और इस तरह के जो है संग्रह मिले। और वो संग्रह ऐसे रहे कि जहां कहीं बहुत लोग कविता सुना रहे होते तो मैं 2-4 हाइकू सुना के उन लोगों को चुप कर देता। और हाइकू की ताकत ये थी कि वो आपको शांत कर देते। हाइकू अगर आपको सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए चुप्पी की तरफ ले जाए। शायद बाशो की ही पंक्ति है कि हारना मत दादू तेरे पीछे बाशो खड़ा, हारना मत दादू तेरे पीछे बाशो खड़ा है। और एक पंक्ति उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, वहां के ठंड वाले मौसम को याद करिए जहां बर्फ गिरती रहती है। बर्फ का बोझ हल्का है, मेरा जो मेरी टोपी पर बर्फ का बोझ हल्का है, मेरा जो। यानी हम अपने सर में अपने ईगो को, अपने आत्म को ढोते हुए इतना चलते रहते हैं कि बाहर का बोझ का एहसास ही नहीं होता। ऐसे कई शब्द, दिन रात हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन जब हाइकू का एक कवि लिखता है कि क्या शानदार दिन है, क्या शानदार दिन है, पूरे गांव में कोई भी कुछ नहीं कर रहा। क्या शानदार दिन है, पूरे गांव में कोई भी कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि हम जो कर रहे होते हैं वो जरूरत के लिए तो इतना सा कर रहे होते हैं, अपने कुछ तमाम तरह के प्यास को पूरा करने के लिए इतना सारा कर रहे होते हैं। जरूरतें तो हमारी छोटी है। कभी आपने सोचा है कि कोई गौरैया 10-20 कमरों वाला घोंसला बनाई? कभी सुना है कि किसी खरगोश ने 25 कमरे का अपना एक गुफा जैसा बनाया? हम सिर्फ मनुष्य ही हैं जिसको कि 50 कमरे का भी घर मिल जाए तो लगता है कि थोड़ा कमी है, कुछ और हो जाता है। हमारे राष्ट्रपति जी शायद 252 कमरे में रहते हैं, तो 400 कमरे। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और उन्हीं दिनों के मैं 99 की बात कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा था, तभी एक और महिला से मेरी दोस्ती कुछ काम किया था। और सुधा गुप्ता मिला, आप लोग जानते होंगे, मैडम बता रही थी। तो सुधा गुप्ता जी मेरठ में रहती थी, मैं उनके घर कई बार गया, और 2000 से पहले उनके कई संग्रह आ गए थे। क्योंकि मुझे याद आ रहा है 2000 के आसपास उन्होंने 5 हाइकू संग्रह मुझे दिए, और बहुत
तरह के बहुत प्रकृति से जुड़ी हुई है। जैसे उनके एक हाइकू मुझे याद आ रहा है कि माघ बेचारा कोहरे की गठरी उठाए फिरे। माघ बेचारा कोहरे की गठरी उठाए फिरे। या ऐसे ही उन्होंने गर्मी निकली तो गर्मी पर लिखा कि धूप दरोगा गश्त पर निकला आग बबूला। धूप दरोगा गश्त पर निकला आग बबूला। या धूप का मानवीकरण देखें कि शैतान बच्ची मौलसिरी के पेड़ चढ़ी है धूप। वो पूरे पेड़ की एकदम फुनगी तक चढ़ी है, कितनी शैतान है। तो इस तरह के बहुत सारे उन्होंने लिखे। और जिस जगह से मैं आता हूँ बिहार, वहाँ हमारे जिले की आरा की एक बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री, उनकी पूरी पहचान हाइकू के कारण, उनका नाम था उर्मिला कौल। और उर्मिला कौल की एक कविता को अगर मैं न सुनाऊं तो मुझे लगेगा कि हाइकू की बात अधूरी है। लगातार हम जिस तरह पेड़ों को काट रहे हैं, और इस बिंब को पकड़िए कि अपना सम्मान बचाने के लिए बस मैं 5 मिनट मुझे सुन लीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को सुन। तो सम्मान बचाने के लिए कोई स्त्री हो या पुरुष, वो उकड़ू बैठ जाती है ताकि उसके अंग छिप जाए। तो वो लिखती हैं, उकड़ू बैठी शर्मसार पहाड़ी, उकड़ू बैठी शर्मसार पहाड़ी मांग रही है साड़ी। उकड़ू बैठी शर्मसार पहाड़ी ढूंढती साड़ी। 5 का ही अच्छा होना चाहिए। उकड़ू बैठी शर्मसार पहाड़ी ढूंढती साड़ी। और उन्हीं की एक पंक्ति और है कि ठिठुरा तन यादों की कांगड़ी से, कांगड़ी जो कश्मीर में आती है, तो ठिठुरा तन यादों की कांगड़ी से सेकता मन। यादों की कांगड़ी से सेकता मन। और उर्मिला कौल जी ने बहुत सारी कविताएं, हालांकि उन्होंने एक और जो उनका संग्रह का नाम है वो है बिल्व पत्र, और बेलपत्र बिल्वपत्र कहते हैं। आप देखिए कि जो शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है तो 3 पत्ते होते हैं, और हाइकू के 3 पद होते हैं। और जिस तरह यह शिव से और अध्यात्म से भी जोड़ता है, प्रकृति से भी जोड़ता है, इस तरह हाइकू भी इन तीनों स्तरों पर चल रहा होता है। वो एक तरफ आपके मन की आवाज को पकड़ता है, दूसरी तरफ वो प्रकृति को पकड़ता है, और तीसरी तरफ अध्यात्म या ईश्वरीय तत्व से भी आपको जोड़ देता है। तो उन्होंने बिल्व पत्र नाम से ये संग्रह निकाला था। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि प्रकृति और संस्कृति, प्रकृति को स्त्री माना गया है, और ये मैं बार बार दोहराता हूं, हमारे कई पुरुष मित्र नाराज होते हैं कि संस्कृति का 80% स्त्रियों पर टिका हुआ है। अगर उनको हटा दिया जाए तो संस्कृति कितनी जल्दी अपसंस्कृति या कुसंस्कृति हो जाएगी, विकृति हो जाएगी, इसका कोई कहने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा हाइकू संग्रह में देख रहा था, इसमें कोरोना का काल की भी कविताएं हैं, गुजरात से जुड़ी हुई और गुजरात के संस्कृति और यहाँ की प्रकृति को दिखाती हुई बहुत सारी कविताएं मिली। और रिश्ते, आप लोग जिस उम्र में हैं, कई बार वो चाहे अनचाहे रिश्तों के जो तमाम रंग हैं वो भी इस हाइकू में नजर आ रहे हैं। 1-2 के ही मैं उदाहरण यहाँ दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस हाइकू को थोड़ा शांत होकर के, थोड़ा चुप्पी के साथ, कभी कभी हमारे जीवन में ठीक है, हमेशा हलचल है, शोर है, लेकिन कभी एक ऐसा अवसर भी आए जब हम अपने साथ हों, और जब हम अपने साथ हों तब अगर हम इस संग्रह को उठा लें और इस गुजरी पल्लों के साथ जुड़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये हमारी ही बातें हैं। इसमें कोई और नहीं बोल रहा है, हम ही बोल रहे हैं। आवाज किसी और की हो सकती है, नाम 35 अलग अलग कवित्रियों के हैं, लेकिन आवाज तो अपनी है। जैसे इसमें कुछ जगहों पर मुझे लगा इसमें उत्तरायण भी है, पतंग भी है, गरबा भी है। अब पुष्पलता शर्मा जी की ही कविता सामने याद आ गई। ब्रह्म रचित ब्रह्मांड चराचर क्षण भंगुर,
ब्रह्म रचित ब्रह्मांड चराचर क्षण भंग, या इन्हीं की भंवरों में फंसी बंधन बंधी नारी नाव सवारी। एक और बड़ी अच्छी लगी इनकी जो इनका हैकू है कि बादल भरा, प्रकृति वाला पक्ष तो बिना हैकू, उसके बगैर हैकू आगे बढ़ी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और प्रकृति से ही मुझे एक प्रसंग याद आ गया कि एक जैन साधु थे और उनको किसी बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति ने बुलाया और उसके घर गए और उन्होंने खूब सजावट कर रखी, ये लगा दिया, वो लगा दिया, खूब बड़ा सा सोफा लगा दिया, सारी चीजें थी। और इसके बाद वो परेशान हुए, बहुत देर तक परेशान रहे, उनका कहीं मन नहीं लग रहा था। क्या हुआ? हर तरफ सफाई, चारों ओर सब कुछ अच्छा अच्छा। तो इसके बाद वो जिस आंगन में बैठाया गया था, उस आंगन में पेड़ था, चारों ओर सफाई थी, और वो बोले कि मैं परेशान हो रहा हूँ। और फिर अंत में उठे और गए और पेड़ को हिलाया तो कुछ पत्ते इधर उधर गिर गए। बोले अब थोड़ी प्रकृति जैसी चीज लग रही। इसके पहले इतनी कृत्रिमता थी कि इस कृत्रिमता के कारण मेरा मन थोड़ा परेशान हो रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ सब कुछ बनावटी। ये जो पत्ते आए और ये पेड़ है, और कोई पेड़ हो और एक भी पत्ता न गिरा हो तो थोड़ा सा असहज स्थिति है। तो पुष्पलता जी की एक पंक्ति देखें, बादल घरा गिरा धरती पर फैली महक, बादल घरा गिरा धरती पर फैली महक। और कई ऐसे इसी तरह के प्रकृति वाली एक और मुझे पूर्वा शर्मा जी पता नहीं आई है नहीं, उनकी कविता इसमें है कि धूप ने छुआ, और थोड़ा बर्फ को याद करिए, धूप ने छुआ शर्म से पानी पानी हिम यौवना शर्म से पानी पानी हो गई क्योंकि उसको धूप ने छुआ। तो या उन्होंने एक और कहा कि ताल के गाल रश्मि की छुअन से हुए हैं, लय भी देखिए, ताल के गाल रश्मि की छुअन से हुए हैं लाल। संग्रह में इतने पहलू हैं, जैसे हिंदी भाषा में लिखा है, और ज्यादातर लोगों के मैं परिचय पढ़ रहा था आप सभी लोगों के, तो बहुत लोगों को मैं देखा, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई कहीं से आकर के और गुजरात में है, लेकिन मातृभाषा अपने ढंग से आपको बेचैन करती है। और इसमें हिंदी को लेकर भी बहुत सारी कविताएं मिली। मंजू महिमा जी की ये कविता है कि हिंदी तुलसी हर घर में रोपे, हिंदी तुलसी हर घर में रोपे, है राष्ट्र बीज, है राष्ट्र बीज। ये बीज किस रूप में पल्लवित होगा, कहां कहां तक इसकी गंध और लताएं पहुंचेंगी, ये बताते हुए मुझे सुखद एहसास भी हो रहा है कि पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है, पूरी दुनिया की। और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अनऑफिशियली पहले और दूसरे नंबर पर हिंदी, क्योंकि पहले नंबर पर क्यों? वो इसलिए कि पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, गल्फ और कनाडा और अमेरिका में इतने लोग बोलते हैं कि दुबई में जो लोग जाते हैं वो पाकिस्तान वालों को भी हिंदुस्तानी ही करते हैं क्योंकि वो हिंदी बोल रहे होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। और कुछ मलारमे का ये कथन है, बहुत बड़े विद्वान हुए, कि अगर आपके पास बहुत सारे विचार हैं तो जा करके आप शास्त्र की किताबें लिखिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह वगैरह, तब कविता की दुनिया में साहित्य जो है वो शब्दों को एक नई आत्मा दे जाता है। और इस तरह के कुछ शब्दों का खिलवाड़ मुझे मिला। ये मंजू जी की ही कविता में, मंजू महिमा जी की, रिश्ते 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 भावना के जंगल खामोश होते हैं, भावना के जंगल खामोश होते हैं। जब घाव भर जाता है तो रिस रहा होता है, लेकिन हमारे दिनों दिन जैसे माहौल में जा रहे हैं, हमारे अब रिश्ते भी किसी घाव की तरह दुखी नहीं रहे, अब रिसने के स्तर तक पहुंच रहे हैं। और उस बहाव को कितने अच्छे से इन्होंने पकड़ा है। या एक और आया कि मेरा चेहरा बंट गया कई रिश्तों में, मेरा चेहरा बंट गया कई रिश्तों में, असली खोया,
और कई चेहरे, एक बार हम लोग बात कर रहे थे और मेरे एक विद्यार्थी ने मुझसे कह दिया कि सर स्त्रियों को तो माया कहा जाता है। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं कहा जाएगा, आप लोगों ने उनको उनके चेहरे से रहने की सहूलियत कहाँ दी? उनकी मजबूरी है कि पति के सामने और चेहरा लेके जाएं, बेटे के सामने और चेहरा लेके जाएं, बाहर कोई और चेहरा लेके चले, घर में कोई और चेहरा लेके चले, और इतने सारे चेहरे लगा के रखें और उसके बाद आप ही उनको माया भी कहें, आप ही मजबूत भी करें और आप माया भी कहें। तो ये सब कुछ आप ही लोगों का कहा हुआ है। ऐसे खेत शब्द का एक प्रयोग उन्होंने किया है कि खेत हो गए खेत आजकल। खेत हो जाना मुहावरा देखिए कितना बढ़िया खेत का प्रयोग किया है कि खेत हो गए खेत आजकल के बिसरी धरा। धरती रो रही है कि खेत जो है अब बचे ही नहीं, हर जगह तो कंप्यूटरों के जंगल, तो खेत हो गए खेत आजकल के। और ये भाव बाकी कवित्रियों के यहाँ भी है। ममता सिंह की कविता मुझे याद आ गई, वो लिखी है एक जगह कि खोज रही है स्त्री कोलंबस मन, खोज रही है स्त्री कोलंबस मन बन धरा में घर। खोज रही है स्त्री कोलंबस बन धरा में घर। और इस तरह के मैं बाकी सब छोड़ रहा हूँ। मुझे याद है शुरू से ही कि मुझे रंजना अरगड़ी की कुछ कविताएं देख के आश्चर्य हुआ। यहाँ आई नहीं है, हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित नाम है, लेकिन उनकी कुछ कविताओं में बिल्कुल नई सी बात देखने को मिली। उनका एक हाइकू है, दाने बिखरे आसमां जमी पर, दाने बिखरे आसमां जमी पर चुभता काल। काल चुभ रहा है, हर पल में से हर कभी भी किसी को चुभ सकता है। या ऐसे ही उनकी एक है कि खुद बा खुद, बच्चे तो हमारे पास है नहीं, हो तो अमेरिका इंग्लैंड पता नहीं कहाँ भाग गए, बस यादों में हम उनके झूले झूल रहे हैं। एक आप में से ही सरला सुतारिया जी हैं, शायद पता नहीं, इनके हाइकू में एक अच्छी बात मुझे मिली कि आप अलग अलग हाइकू को पढ़ें एक साथ तो उसमें एक लय मिल रहा है। जैसे इनके 3 हाइकू में पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे दिल में जगह चाहिए थी, बता तो देते। मेरे दिल में, अच्छा देखिए ये गजल है कि उसके हर एक शेर स्वतंत्र होते हुए भी रदीफ काफिया मिल जाता है और उनको एक जैसे पढ़ने का मजा आता, आनंद आता है। मेरे दिल में जगह चाहिए थी, बता तो देते। सारी बुराई मुझ में ढूंढी तूने, निभा तो देते। सारी बुराई मुझ में ढूंढी तूने, निभा तो लेते। चाहत मेरी इश्तिहार बना के सजा तो देते। सजा तो। अब ये 3 अलग अलग हाइकू हैं, लेकिन इन तीनों हाइकू को अगर आप एक साथ पढ़ें तो एक अलग तरह की कविता का सुख मिल रहा है। ऐसे ही श्रद्धा रावल जी ने जब लिखा कि तन पिंजरा मन का हीरामन चाहे उड़ना, हीरामन का जो प्रयोग है और आप जायसी वाले हीरामन चाहे उड़ना। और इसी तरह सरला भंसारी की एक कविता में बहुत सुंदर प्रयोग है जिसमें सुलझाए माँ पलकों के विवाद, सुलझाए माँ पलकों के विवाद कंघी के साथ। बाल उलझे हुए हैं, उनको सुलझा रही है कि सुलझाए माँ पलकों के विवाद कंघी के साथ। या इसी तरह के बहुत ही गांव वाली शब्दावली, बखरी शब्द का प्रयोग बहुत दिनों बाद मुझे सुनने को मिला है। पुराने गांव के घर को बखरी कहते थे, जो 2 बखरी होती थी, एक बाहर के लोगों की और एक घर वाली महिलाएं जिसमें रहती थी। बखरी बखरी ये यूपी बिहार के साइड की या पूर्वांचल के इलाके की होंगी। उन्होंने लिखा कि गांव बखरी पड़ी टूटी बिखरी, गांव बखरी पड़ी टूटी बिखरी खूब अखरी। क्योंकि सब तो शहरी हो गए, अब गांव में तो कोई डर नहीं रहा। तो इस तरह के इतने सारे हैं, मैं किसको नाम लूं और किसको छोड़ूं, मुझे पता चलता और समय होता तो मैं आप सब लोगों की कविताएं बार बार यहाँ सुनाना चाहता। सुषमा अय्यर की कविता सुना करके मैं बात खत्म करूंगा। और सुनंदा भावे की भी अच्छी कविता लगी थी, सुमन लता शर्मा जी की,
इनकी एक कविता आ रही है सुषमा अय्यर की कि जंगल काट गमले रख दिए खिड़कियों में, जंगल काट गमले रख दिए खिड़कियों में। और एक और बड़ी ही मार्मिक कविता कि हर जगह पर्दे ही पर्दे हैं, हर जगह पर्दे ही पर्दे हैं, सच क्यों छुपा, सच क्यों छुपा, हर जगह पर्दे ही पर्दे हैं, सच क्यों छुपा। दरअसल इन सभी कविताओं के पास गुजरने के बाद जो एक पूरा संपूर्ण प्रभाव में अगर मैं बात, चाहे प्रकृति की बात हो, रिश्तों की बात हो, संबंधों की बात हो, या हमारे भीतर का वह हराता समुद्र जैसा सच जिसको कभी कहने का हमें मौका ही नहीं मिलता है, वो सारा मौका इस अवस्था में ज्यादातर मुझे लग रहा है सब माता की उम्र वाले हमारे लिए हैं, यहाँ पर मातृ स्वरूपा हैं। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये 18-19 की उम्र में लिख रही होती तो कैसी आती है, अगर इनको 30 साल की उम्र में लिखने का मौका मिल गया होता तो इसका क्या स्वरूप। और इस रूप में आज ये किताब के रूप में आ रही है। अगर आज से 30 साल 40 साल पहले किताब आई होती तो उसके निखरने का, उसके आगे बढ़ने का कितना मौका मिला होता। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा देर कभी नहीं होता। और साहित्य की दुनिया तो 100 मीटर रेस नहीं है, वो तो मैराथन दौड़ है। तो इस मैराथन दौड़ में आप सभी माताओं का मैं स्वागत करता हूँ और इस उम्मीद के साथ ये एक अपेक्षा भी रख रहा हूँ कि ये शुरुआत है, ये शुरुआत है और अभी बहुत लंबी दूरी आप लोगों को तय करनी है। आपके पास जो भाव है, जो विचार है और प्रस्तुति का जो ढंग है, जितने कम शब्दों में जितनी बड़ी बातों को आप लोगों ने पिरोया है, कहा है, जिस तरह से छंद को पकड़ा है, लय को पकड़ा है, बात केवल 5-7-5 की नहीं, बात तो उस बात की है जिसको हम कब से कहना चाह रहे थे, अब जाके कह पाए। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और मुझे इस लायक समझा अमित के रूप में, पुत्र के रूप में, पौत्र के रूप में मान लीजिए। मैं इस बात से बहुत कृतज्ञ हूँ। और कल जब मंजू मैडम से बात हो रही थी तो मैंने यही कहा कि लोग गांधी धाम और बड़ौदा पता नहीं कहाँ से आ रहे, मुझे तो गांधीनगर से आना, मैं जरूर आऊंगा, आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। मैं फिर से आप सबका आशीर्वाद करता हूँ। धन्यवाद। बधाई हो। और अब परम आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी भले ही हमारे बीच अभी नहीं हैं, अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ सके, पर उनका पहले संक्षिप्त परिचय करते हुए मैं डॉक्टर प्रणब भारती जी को आमंत्रित करूंगी कि वो उनकी समीक्षा पर कुछ प्रकाश डालें। उससे पहले थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपको बताऊं कि आप एक वरिष्ठ हाइकूकार हैं, सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक अधिकारी हैं। आपके 3 हाइकू संग्रह, 2 गजल संग्रह और 2 गीत संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में आप अपनी लेखनी से साहित्य साधना में रत हैं। उनका स्वागत हम करते हैं, उनके बिहाफ पर बुलाते हैं आदरणीय डॉक्टर प्रणब भारती जी को। स्वागत है आपका। प्रणाम, नमन। आप सब लोगों को मंच को मेरा आदरणीय मेरे बड़े भैया, बहुत दोस्तों पुराने बड़े भैया को शत प्रणाम और इन छोटे भाई भैया पुत्र बतों को बहुत सारा मेरा स्नेह और आदरणीय पुष्पा दीदी को, मंजू को तो बहुत सारा मेरा स्नेह। और इतनी मेहनत के बाद में हम ये किन चीज़ों से गुजर के ये पुस्तक सामने आई है उसके हम सब प्रमाण हमारे पास हैं और उनमें से कहाँ गलियों में से गुजर के आज ये इस हॉल के अंदर आई, इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज बहुत अफसोस की बात है कि रमेश चंद्र जी यहाँ पे नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए थे और वो आ भी चुके हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद रात उनकी तबीयत खराब हो गई। और ये मेरे विचार में है, मैं दरअसल हाइकूकार हूँ ही नहीं, लेकिन मंजू महिमा जी ने मुझे पीट के हाइकू लिखवाए हैं। तो मुझसे अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग पीट के कुछ काम कराते, तो मैं उनमें से तो मैं आपके सामने उनके विचार रखती हूँ। मैं थोड़ा कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा शॉर्ट में रखूँ, क्योंकि अगर हम हाइकू की बात करें तो हाइकू तो हमारे पास किताब में आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे उनको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उनके जो विचार हैं मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ। तो उन्होंने लिखा है, श्री रमेश चंद्र शर्मा चंद ने,
गुर्जरी पल्लव गुजरात की 35 समकालीन महिला हाइकूकारों का विविध विषयक हाइकुओं का संग्रह है। प्लीज रमेश चंद्र जी के विचार है जो यहाँ पे अनुपस्थित है, ध्यान से सुनिए प्लीज। वो लिखते हैं कि यदि हाइकू स्वयं नहीं बोलते हैं तब भी किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। मंजू मन्ना जी ने किसी भूमिका को नहीं लिख पाया इसके लिए, तो महिला भूमिकाओं में प्रशंसा अधिक होती है, कमियां नहीं बताते। यदि उल्लेख भी करते हैं तो बड़े सधे हुए ढंग से करते हैं। संपादिका ने अपने आलेख में गुजरात के हाइकू लेखन पर समुचित प्रकाश डाला है। संपादिका का स्पष्ट मत है कि 5-7-5 के क्रम की कोई त्रिपदी रचना हाइकू नहीं हो सकती। एक अच्छे हाइकू के लिए उसमें ध्वन्यात्मक बिंब, संवेदनात्मक भाव बिंब अथवा शब्द सौंदर्य, चमत्कृत करने वाले भाव स्पष्ट होने चाहिए, तभी वह स्तरीय हाइकू बन सकता है। मैंने कई साहित्यकारों को कहते सुना है कि भारत ने हाइकू विधा को स्वीकार नहीं किया है। यह कथन हिंदी व हिंदीतर हाइकुओं के लिए आंशिक रूप से सत्य भी है। मुख्य कारण है कि हाइकूकारों ने 5-7-5 जो कि बाह्य कलेवर है उसको हाइकू मान लिया है। एक सफल हाइकू के लिए कुछ बातों का होना अनिवार्य है। अब रमेश जी किन बातों को के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कृपया सुने, मेरे ख्याल से हमें कभी काम आएंगे। 3 पंक्तियां पृथक होते हुए भी अंतर संबंधित होती हैं। एक पंक्ति का तथ्य दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति का तथ्य तीसरी पंक्ति में नहीं जाना चाहिए। प्रथम तथा द्वितीय पंक्ति टूटनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात को कहते हैं आधा अक्षर गणना में नहीं आता। तीसरी बात बता रहे हैं लिखित हाइकुओं को एक पाठक की भांति थोड़े दिनों के बाद पढ़कर उच्च स्तर का हाइकू बनाने के लिए घड़ना चाहिए। हम तुरंत लिख के उसको डाल देते हैं, तो उसके लिए हमें वो एक सिखांत देना चाह रहे हैं। छोटी मोटी गलतियां पाठक को झलकने लग जाएंगी, तब हाइकू को सुधारना व घड़ना चाहिए। हाइकूकार को अपने लिखे हुए हाइकू बार बार पुनः पुनः पढ़ने चाहिए। लिखते हैं कि मेरा मत है कि हाइकू का कथ्य यदि 16 अक्षरों में पूर्ण होता है तो भर्ती के अक्षर डालकर 17 अक्षर की संख्या पूर्ण नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कथ्य इतना प्रभावशाली होता है कि 18 अक्षर के हाइकू को भी जापान में स्वीकार किया गया है। हाइकू त्रिपदी रचना होती है। कुछ लोग तुकांत बनाने में हाइकू के प्राण ही ले लेते हैं। तुकांत हाइकू लिखने वाले 3-4 ही हाइकूकारों को सफलता मिली है। ये रमेश चंद्र जी का कथ्य है। बाकी बात को कहते हैं कि हाइकूकारों को परिमाण यानी संख्या की अपेक्षा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उससे अधिक अनकहा रह जाता है। हाइकू सांकेतात्मक कविता है, अतः एक हाइकू के कई अर्थ निकलते हैं। अब उन्होंने 2 चंद्र कोई है उनके दिए हैं, जाए भी कहाँ सब कुछ तो यहाँ मैं तुम वह। और प्रभावी हाइकू के लिए हाइकूकार के मन में विचार चिंतन तथ्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा वो लिखते हैं, वो भी चंद्र जी का ही है, आप ही आप कौन किसका बेटा किसका बाप। तो ये उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। आगे लिखते हैं हाइकू लेखन किसी 1 या 2 विषयों तक सीमित नहीं है। आजकल हर विषय पर हाइकू लिखे जा रहे हैं, लिखने भी चाहिए। प्रस्तुत पुस्तक में 630 35 पता नहीं क्या 18 विषय हाइकू है। ठीक हाइकू की संख्या पर्याप्त है। 70-80% हाइकू ठीक लगते हैं, उनका ऐसा मानना है। 70-80% हाइकू की संख्या बड़ी संख्या है। इससे इतना तो सिद्ध होता है कि हाइकूकार लेखन के प्रति सचेत हैं तथा विधा को गंभीरता से ले रहे हैं। जापानी हाइकुओं से तुलना करनी बेईमानी है। देश काल की परिस्थितियां, भाषा का स्वभाव, प्रकृति तथा हर देश की संस्कृति अलग होती है। एक सफल हाइकू के लिए उसका कथ्य ही मुख्य होता है। प्लीज 17 वर्णीय कविता में शिल्प ढूंढना मेरी दृष्टि में अनुचित होगा। हाइकू से परिचित कराने तथा विधा में प्रवृत्त कराने का यह श्रेय डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा को जाता है। भारतीय हाइकू जगत यहाँ पे वो गुजरात के भूमि से जुड़े हुए थे। डॉक्टर भगवत चरण अग्रवाल का है, जिन्होंने हाइकू भारतीय त्रैमासिक पत्रिका निकालकर हाइकूकार को प्रशिक्षित व प्रकाशित किया। वे नहीं रहे तो पत्रिका भी बंद हो गई। अब उन्होंने कुछ हाइकू लिखे हैं, लेकिन मैं उन्हें ना पढ़ के मैं केवल ये बताई दे रही हूँ कि किस किस ने हाइकू लिखे हैं। वो हैं अल्पा तन्ना,
आरती परीख, डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा, दीपमाला शर्मा, डॉक्टर दुर्गा सिन्हा, नमिता सिंह, पद्मा मोटवानी, डॉक्टर पूर्वा शर्मा, डॉक्टर प्रणव भारती, श्रीमती बीना कमल आर्य, मंजू महिमा, मधु प्रसाद, मधुसोसी गुप्ता, डॉक्टर माधवी दुबे, रेखा नायर, डॉक्टर शांति शर्मा, सरला बंसाली, सुषमा अय्यर, जिनका अभी आपने जिक्र किया है इसमें। आगे वो लिखते हैं कि कुछ एक हाइकु उद्धृत किए हैं, हर हाइकुकार के कई हाइकु उद्धृत किए जा सकते हैं। विस्तार है से ऐसा नहीं किया है। संपादन कार्य केवल रचनाएं आमंत्रित करना नहीं है, प्राप्त रचनाओं को ठीक करना तथा संवाद कर प्रकाशित करना भी होता है। नए रचनाकार को प्रेरणा प्रोत्साहन भी मिलता है। अच्छी रचनाएं पत्रिकाओं के माध्यम से देश विदेश में पहुंचती हैं। संपादक को विधा विशेष की गहरी समझ होनी चाहिए। अच्छा होता है कि महिला हाइकुकारों के साथ पुरुष हाइकुकारों की भी हाइकु प्रकाशित होते। पता नहीं उन्होंने क्यों ये लिखा है, मैं नहीं जानती, लेकिन ये दरअसल है ही महिला हाइकुकारों का भविष्य में दोनों हाइकुकार सहभागी हों, भारतीय स्तर का संग्रह प्रकाशित करने की योजना बनाएं। मंजू जी के लिए ये मेरे ख्याल से आदेश है, संदेश है। ऐसे सुंदर बेस्तरीय हाइकु संग्रह प्रकाशित करने के लिए संपादिका मंजू महिमा बधाई की पात्र है। संपादन कार्य विधा की गहरी समझ, सूझबूझ व श्रम साध्य कार्य है। यदि यह संग्रह प्रकाशित नहीं होता तो हिंदी हाइकु जगत ऐसे बढ़िया हाइकुकारों के सृजन से अपरिचित रह जाता है। इस हाइकु संग्रह से आशा बनती है कि भविष्य में सरस, सुंदर व उत्कृष्ट हाइकु पढ़ने सुनने को मिलेंगे। हाइकु मर्मज्ञ व सुप्रसिद्ध हाइकुकार व संपादक सर्वश्री डॉक्टर जगदीश व्योम, रामेश्वर कंबोज, हिमांशु सुदर्शन रत्नाकर, डॉक्टर हरदिल कौर संधू, निशा रंपाल, डॉक्टर हसमुख परमार के प्रेरणादायी विचार व मंगल कामनाएं हाइकु विधा के भविष्य के लिए आश्वस्त करते हैं। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में हाइकुकारों का मार्गदर्शन करने वाली पुस्तकों का नितांत अभाव है। जापानी तथा हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान रखने वाले लोगों को इस अभाव की पूर्ति करनी चाहिए। ये उनके अंतिम 3-4 पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ। हाइकु मर्मज्ञ व सुप्रसिद्ध हाइकुकार व संपादक सर्वश्री डॉक्टर जगदीश व्योम, रामेश्वर कंबोज, हिमांशु सुदर्शन रत्नाकर, डॉक्टर हरदिल कौर संधू, निशा रामपाल, डॉक्टर हसमुख परमार की प्रेरणादायी विचार व मंगल कामनाएं हाइकु विधा के लिए मेरे ख्याल से दोबारा आ गया। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के हाइकुकारों का मार्गदर्शन करने वाली पुस्तकों का नितांत अभाव है। जापानी तथा हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान रखने वाले लोगों को इस अभाव की पूर्ति करनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ रमेश चंद्र जी का, जो अस्वस्थ होते हुए भी जो उन्होंने ये अपने लिख के भेजा है, और वो दरअसल खुद आने ही वाले थे, जिसे मैंने अभी बताया, लेकिन नहीं आ पाए, तो ये मैंने उनका पढ़ा है। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सारे महिला हाइकुकार उपस्थित हैं, उनमें से कुछ साथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो हमारी प्यारी ग्रोसरी पल्लव के बारे में अपने भावों की अभिव्यक्ति करें, कुछ शब्द कहें। आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले सुश्री आरती पारिक जी को, कृपया मंच पर आएं। सुश्री आरती पारिक जी, स्वागत है आपका। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो हर इंसान के अंदर होता है, तो मिलते हैं आपके अंदर के मौसम से। ऐसे गुजराती और हिंदी में लिखना। यहाँ पे ये है कि सब कोई डॉक्टरेट डिग्री लिए हुए है, और ये है मेरे पास जो मेरी डिग्री है, मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो साइंस और कॉमर्स में किया है। तो ये है कि लिटरेचर दूर दूर तक कहीं पे पढ़ाई में नहीं था। जो हिंदी पढ़ाई मेरी है वो सिर्फ 9 तक मैंने हिंदी पढ़ा है। गुजराती मीडियम में पढ़ी हूँ, तो मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो गुजराती थी, और हिंदी तो मैंने बस 9वीं कक्षा तक पढ़ा, उसके बाद मेरी हिंदी एकदम से छूट गई। जो हिंदी मैंने लिखना शुरू किया है ना, वो मैंने 2014-15 से शुरू किया हिंदी में लिखना। और वो भी ये है कि जो अपने करीबी दोस्त होते हैं ना, वो टांग पीछे बहुत करते हैं। तो मैं सऊदी अरेबिया में रहती हूँ, और
पे मेरे जो दोस्त है सब नॉन गुजराती है। मैं गुजराती में लिखती थी, वो हर बार टांगी जाए करते हैं कि सब लोग तेरी तारीफ करते हैं, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तू सचमुच अच्छे लिखती है। कुछ ऐसा नहीं कि हम समझ सके, तो हम जाने की तो कुछ लिख सकती है। तो शुरू में मैं जो गुजराती में लिखती थी उसको मैं ट्रांसलेट करके उनको हिंदी में समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसमें जो भाव जो आते हैं ना, वो मुझे खुद को मजा नहीं आता था कि नहीं ये कुछ मजा नहीं आ रहा है, मुझे हिंदी में अभी लिखना ही पड़ेगा। तो हिंदी में लिखना है तो उसके लिए मुझे हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी तो मैंने स्कूल में ही छोड़ दी थी। उसके बाद हिंदी बोलते थे, लेकिन गुरुजी डॉक्टर गोवर्धन शर्मा जी की पुत्री और मंजू जी जो काफी समय से जुड़ी हुई हैं, मंजू महिमा, और रचनात्मक कार्यों में जिनका सतत योगदान है। बहुत बड़ी बात है, देखिए कि कृति ब्रह्मा ने दी है, लेकिन उसमें से सुकृति कैसे करें और सुकृति में संस्कृति कैसे लाएं, क्योंकि मन तो सब जगह भटकता है। उस मन को चित्त तक कैसे लाएं, उसमें बीच में सीढ़ी आती है हृदय की, बुद्धि की, और तब आती है चेतना। तो सचमुच गुर्जरी पल्लव मैंने देखा कि आप मन से बुद्धि, बुद्धि से हृदय, हृदय से अंतःकरण, और अंतःकरण से चित्त तक लाई, और चित्त के बाद आत्मा का क्षेत्र शुरू होता है, जहां पर कविता शुरू हो जाती है। जब डॉक्टर तिवारी जी पढ़ रहे थे, पहले मैं सोच रहा था कि बाहर की कविताएं बोल रही हैं और इसमें से कुछ ले नहीं रहे हैं, लेकिन पृष्ठभूमि आवश्यक थी, क्योंकि किसी चीज को पीना हो तो सिर्फ पात्र तो चाहिए। परिणाम ये है कि जब मैं इस पुस्तक को देख रहा था तो सबसे पहले यहाँ पर मेरी पुस्तक मेरे बाद पहली बार आई है, और उसमें मंजू जी का है गुर्जरी धरा, अनूठी जगत में हीरे तराशे। ये आप सब लोगों को हीरा ही तो तराशा है। जो कृति थी सुकृति में आई, सुकृति संस्कृति में आई, और संस्कृति की सुवास हम अनुभव कर रहे हैं। मैं जब आप लोगों को सुन रहा था और इस पुस्तक को देख रहा था, गुर्जरी पल्लव, पल्लव तो पत्ते तक ही होते हैं, लेकिन मैंने देखा इसमें पल्लव मात्र नहीं है, उसको है। आपने देखा और कालिदास विश्व में सबसे प्रसिद्ध कवि है, और प्रसिद्धि का कारण यह है, उन्होंने कहा कि सृष्टि का सबसे अधिक अगर सौंदर्य है तो नारी में, पुष्प में, बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाते हैं। और भ्रमर आने का कारण होता है उसकी सुवास, उसमें राहुआ रंग, उसकी ताजगी, उसका जीवन। और फिर जब पुष्प में आ जाते हैं तो पुष्प निर्माण करता है, वो फल में परिवर्तित हो जाता है। ये भी आप लोगों के पास वही पुष्प है जो निर्माण कर रहा है, जो फल दे रहा है, और वो फल समाज के निर्माण में, मन को संस्कार देने में, हृदय के भावों को व्यक्त करने में, चित्त की चेतना को सब तक पहुंचाने में इतना बड़ा ये कि आप लोगों का मैं खूब खूब बधाई देता हूं आप सब लोगों को। सचमुच तो साहित्य का काम ही यही है, साहित्य भावना साहित्यम, जिसमें सबका हित हो, इसमें अहंकार होता नहीं, और अहंकार वाला व्यक्ति इसमें टिकता भी नहीं होता। और फिर जो बहने हैं, कालिदास ने यूं कहा है कि सृष्टि का सौंदर्य नारी में है, और उज्जैन में नारी कौन है?
वैश्य। अब समाज में कहीं भी वैसे मैं आपको बताऊं आदरणीय नहीं, लेकिन उन्होंने किसके आगे खड़ा किया उनको? महाकाल के आगे। और महाकाल के आगे जो वैश्याएं हैं उनका जो सौंदर्य है, उनकी जो कला है, वो किसके लिए है? कौन है महाकाल में? शिव है। शंकर तो ठीक है, लेकिन शिव है। जब व्यक्ति शिवत्व में आ जाता है वहीं गुर्जरी पल्लव। इसलिए मैं तो यानी मेरे उसमें आ रहा था कि उन्होंने किताब तो मुझे दी नहीं है, मैं आप लोगों के पास क्या कहूँगा, क्या बात करूँगा। लेकिन जब मैंने देखा ना खैर अभी जो है ऐसा है, देखिए कि फिर मैंने इसमें ये देखा ना गुजरात यानी गुजरात की जो सांस्कृतिक वो है महत्व जो है, तो मैं सचमुच में आपको बताऊँ मैं मुग्ध हो गया, क्योंकि संस्कृति की सुवास को लेना कितना कठिन है। नारी का सामान्य मानसिक रूप सामने बैठा हुआ है, लेकिन उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में, उसके मन में, उसके चित्त में, उसकी चेतना में जो सौंदर्य, उस सौंदर्य को देखना कितना कठिन है। उसके लिए तो दृष्टि चाहिए, तब वो दिखाई देता है, तब उसका अनुभव होता है, और उसी के लिए मंच बना है। और मैं इस मंच को खूब हृदय से बधाई देता हूँ, और आप लोगों का ज्यादा अधिक समय न ले करके मैं अपेक्षा रखता हूँ इसी प्रकार की सुवास बिखेरते रहें, जन तक पहुँचाते रहें, हृदय तक पहुँचाते रहें, आत्मा तक पहुँचाते रहें, जिससे कि वो चेतना अधिक व्यापक होकर समाज के लिए शुद्धिकरण में, सत्यम सिद्धि में परिवर्तित हो जाए। धन्यवाद। महेंद्र भाई जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर आए, पुस्तक विमोचन के संबंध में अपने आशीर्वचन हमें दें। स्वागत है आपका। उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम। मंचस्थ डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर तिवारी जी, मंजू महिमा जी, आप सभी को प्रणाम। मुझसे काफ़ी अधिक अनुभवी लोग यहाँ उपस्थित हैं। रंजना संदीर जी हैं, निशा जी हैं, नीलम कुलश्रेष्ठ जी अभी गए, आरती परीख जी हैं, काफ़ी सरला सुदरिया जी हैं, मधु सोशी जी हैं, जिनको जाने पहचाने काफ़ी सारे चेहरे हैं जो हम कार्यक्रमों में मिलते रहते हैं। साहित्य की सेवा में अपना जितना समय मुमकिन होता है हम देते रहते हैं। तो मेरा नाम महेंद्र शर्मा है। मातृभारती.com नाम का ऑनलाइन मंच हम चलाते हैं। पिछले 8 सालों से साहित्य की सेवा कर रहे हैं, नए साहित्यकारों को स्थान देते हैं जिससे वो आगे आके अपने विचार लोगों के समक्ष पेश कर सकें। 1 करोड़ से ज़्यादा पाठक और करीबन 1 लाख से ज़्यादा लेखक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहित्य के सभी विधाओं को हमने करीब करीब छुआ है। लघु कथाएं हों, कविताएं हों, गजल हों, सभी के लिए मातृभारती में स्थान है। और ये काफ़ी सम्मान की बात है कि मुझे मंजू महिमा ने इस लायक समझा कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ और आप सबके सामने यहाँ खड़ा होकर 2 शब्द इस बड़े कार्य के लिए 2 शब्द कह सकता हूँ। तो नाम में गुर्जरी पल्लव है और पल्लव को मैं जोड़ता हूँ माँ के पल्लू से। तो पल्लव माँ के पल्लू भी है और माँ की कमी मेरे जीवन में बहुत रही है, क्योंकि करीब 26 साल की उम्र थी मेरी और मेरी माँ चल बसी। आज 44 इयर्स का हूँ और इतने सालों तक माँ के बगैर जीना बहुत कठिन रहता है। तो मैं इस पल्लव को माँ का पल्लू मानता हूँ और इस हर एक हाइकू को आपकी संतान मानता हूँ, जिसको आपने अपने पल्लू में छुपाकर पहले आपने उसको जन्म दिया, फिर उसको पाला पोसा और आज देश दुनिया के सामने आप इस अपनी संतान को अपने हाइकू को रख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारे साहित्यकार, इतनी सारी महिला हाइकूकार इकट्ठा होकर 35 महिलाओं ने इकट्ठा होकर इस संग्रह को लिखा और मंजू महिमा ने अपना समय निकालकर संपादित किया और आपके सामने रखा। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ऐसा कोई करता, सभी की जिम्मेदारियां हैं, पर ये
समाज के लिए, साहित्य के लिए जो सेवा है, ये इतिहास में दर्ज की जाएगी। इसमें इतिहास में इनका नाम दर्ज किया जाएगा, आपका नाम दर्ज किया जाएगा, क्योंकि पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि हाइकूकार इतने सारे मिलकर एक पुस्तक का प्रकाशन कर रहे हैं। पुस्तक का प्रकाशन पूरे मानव जीवन का ही एक बहुत बड़ा प्रसंग होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो आप सभी को, जिन्होंने अपने हाइकू को इस पुस्तक में स्थान दिया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद आगे ये मैं कामना करता हूँ, जैसे तिवारी जी ने भी कहा कि अगर ये 30-40 साल पहले ये महिलाएं लिखती तो ये क्या होता, कैसा होता। तो यह जो विचार उन्होंने प्रकट किया है, उस विचार को मैं आगे प्रकट करके आप सभी के सामने एक विनती रखूंगा कि अब व्यक्तिगत तौर पर आप पहले तो अपने अपने संग्रह निकालें। 35 हाइकूकार अपने इंडिविजुअल संग्रह निकालें और 35 पुस्तकें आप रख दें समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, कि आपके अंदर क्या है। तो ये जब सामने आएगा तब जो है एक मुहिम होगी, एक शुरुआत होगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक होगा, साहित्य की बहुत बड़ी सेवा होगी कि इतने सारा काम, इतना सारे क्वालिटी काम, इतना बड़ा अच्छा काम किया जा सकता है। विनती मैं करूंगा कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको एक हाइकूकार का ओहदा मिल गया है, एक आपके ऊपर जो है ये जिम्मेदारी मिल गई है, छाप मिल गई है, आप हाइकूकार हैं। तो इसको संभाले रखना जिम्मेदारी का काम है और इसको संभालते संभालते आपको संजोना है, पहुंचाना है लोगों को, सिखाना है लोगों को। तो आपसे कम अनुभवी जो लेखिकाएं हैं, लेखक हैं, उनका ग्रुप बने, उन ग्रुप्स में आप इस विधा को सिखाएं। आज तो बहुत जो टेक्नोलॉजी की मदद से यह सरल हुआ है, ऑनलाइन मीटिंग्स हो सकती हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम हो सकते हैं, इसके वर्कशॉप हो कॉलेजेस में। आपसे बहुत सारे जो लेखिकाएं हैं वो कॉलेजेस के साथ जुड़ी हुई हैं, स्कूलों के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो इसके वर्कशॉप्स हों और युवा लेखिकाओं में, लेखकों में इसकी खोज हो कि ये किस किस के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि आपके अंदर भी छुपा था और किसी गुरु के माध्यम से, किसी अनुभवी के माध्यम से ये बाहर आया। तो अब ये टॉर्च आपको लेनी है, अलग अलग दिशाओं में जाना है और उस टॉर्च को लेके दीप से दीप जलाना है और दीप से दीप जलाकर बहुत सारे सामने लाना है। अब तीसरी बात मैं कहूंगा जो निजी बात है और थोड़ा माहौल को थोड़ा हल्का नरम करूंगा कि महिला की एक जो खासियत होती है टोना मारना, टोना, ताना देना। मेरा थोड़ा गुजराती आ जाएगा उसमें बीच में, क्योंकि गुजराती मीडियम में ही पढ़ा हूं मैं। वैसे तो ताना मारना, मेरी माँ ने ताने मारे तो मैं यहाँ तक पहुंचा कि बेटा कुछ करेगा नहीं तो कोई पहचानेगा नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा। तो ताने मारे बचपन से, क्योंकि बहुत शरारती था मैं। स्कूल में ही 1 साल लेट बैठा। आमतौर पर बच्चे 5 साल की उम्र में पहली कक्षा में बैठ जाते हैं। मैंने वैसे नर्सरी वर्सरी कुछ किया नहीं, केजी वेजी पढ़ा नहीं, क्योंकि तब तक तो मौज मस्ती ही चालू थी। मतलब पैर में चप्पल भी नहीं और घूमना फिरना, मौज करना, मस्ती करना, खाना पीना ज्यादा था। तो उस समय के ताने, मतलब 6 साल की उम्र में जब पहली बार, मतलब आखिर में स्कूल बैठ ही गया, तब से माँ ने ताने मारने शुरू किए कि देख कुछ करेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, तेऊ इस दुनिया में एक जानवर की तरह आया है, जानवर की तरह चला जाएगा, तो कुछ करके दिखा। तो कुछ करके दिखाने वाले तोने यहां तक ले आए। दूसरा ताना मेरी वाइफ ने मारा, हाथ पैर मार लिया, पर तब तक भी ये बात करने की जो क्षमता है, जो बात करने की आदत है, वो नहीं थी। चुपचाप बैठे रहो अपने एक कोने में, किताब मिली तो किताब पढ़ लो, नहीं तो आजू बाजू बस ऑब्जर्व करो और बोलो नहीं। तो वो चुटिया भरती थी, ताना मारती थी वाइफ मेरी। 18 साल पहले मेरा शादी हुई कि बोलो नहीं तो समाज में पहचानेगा कौन।
बोलो नहीं तो ये जमाईराज है किसे पता चलेगा। तो वो बोलने की आदत उसने डाली, इसलिए मैं आज जो 5-7 मिनट बोल पाया हूँ तो उसको याद कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरी पल्लव नवविवाहित से हमारे कल्चर इसको एक अंजाम देने के लिए कितने सहकार की आवश्यकता थी, और आज इस कार्यक्रम को इतना सुंदर स्वरूप देने के लिए जिन जिन सहभागियों ने हमारा सहकार दिया है, कृपया मैं उनका नाम बोलूं, आप यहाँ आ जाए, हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। आदरणीय चेतना अग्रवाल जी, रिंकू जैन जी, माधुरी भटनागर जी, ललिता वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुंदर फूल सज्जा के लिए, हॉल की सजावट के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके सामने कुछ भी नहीं है। चेतना अग्रवाल जी, जीतू जैन जी, माधुरी भटनागर जी, ललिता वर्मा जी, सुंदर बना दिया इसको, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मेरा तो बच्चा है। एक फोटो के साथ, हाँ फोटो के सामने फोटो। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। धन्यवाद। प्रणाम करती हूँ आपको, और श्री महेंद्र जी, डॉक्टर रवि कुमार जी और डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी जी, मेरे पुत्र तुल्य, स्नेहमणि मंजू महिमा, डॉक्टर प्रणव भारती, महिला मंच की अध्यक्षा मधु सोसी, प्रिय हाइकूकार एवं समारोह में पधारे हुए सभी महानुभाव, गुजरी पल्लव का विमोचन देश के अमृतोत्सव के समय में हो रहा है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। गुजरात की महिलाओं ने गुजरी पल्लव द्वारा एक नवीन एवं अमूल्य भेंट साहित्य को दी है। अतिथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप लोग अपने व्यस्तता समय में से हमारे लिए कुछ शब्द और समय लेकर आए हैं, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके लिए जो आभार शब्द है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शब्द की क्षमता भी क्षीण हो रही है, क्योंकि ये तो केवल एक औपचारिकता है। हम सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। गुजरी पल्लव का अध्ययन करके आपने जिस निचोड़ से हमें हर हाइकूकार की एक एक विशेषताएं और उनके हाइकू को किस तरह से आपने सुनाया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम में पधारे हुए अन्य सभी विद्वान जो यहाँ आकर हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे हैं, उन सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। क्योंकि भी मधुरता में हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। और आप सब पढ़ाते हैं, आपको हम
मैं और मंजू, हाँ, इसलिए उन्हें हम पुनः आपका धन्यवाद करते हैं। अगर ये पूरा कार्यक्रम सुचारू रूप से हुआ तो मैं अपने डॉक्टर रवि कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जब जब हमें जरूरत पड़ी हमारे काम को बड़े सरलता से अपना बताया कि हम आपके साथ हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ। हम लोग अंत में केवल 2 पंक्ति के साथ, कोई जाने अनजाने में जिस किसी ने हमें मदद की, मैं सभी बहनों का हमारी ओर से, हमारे मंच की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस पथ पर वे चलते हैं, इस पथ पर वे चलती हैं जो चलने का पागल स्वाद, जिस जिसने पथ पर स्नेह मिला उसको सराहनीय को धन्यवाद। टेबल पर गुजरी 15 पुस्तकों को का प्रबंध किया गया है। आप में से जो भी खरीदना चाहें ललिता जी से संपर्क करें और आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा, तो वो लेकर के जाइएगा। और नाश्ता तो कहने की बात ही नहीं है कि आप सब नाश्ता करके ही जाइएगा, कोई भी नाश्ते का बॉक्स लिए बिना